मैंने देखा एक खुला आसमान और उस खुले आसमान के नीचे हिमालय के खूबसूरत पर्वतों से घिरी एक जन्नत है। और उस जन्नत में एक ऋषि आते हैं और वहां के एक पर्वत पर बैठकर सालों तपस्या करते हैं। तपस्या यानी रिसर्च। वो रिसर्च करते हैं ताकि इस जन्नत से ज्ञान की गंगा बह सके। उन ऋषि का नाम था ऋषि कश्यप और उन्हीं के नाम पर इस जन्नत का नाम रखा गया कश्मीर। मैंने देखा शंकराचार्य केरला से पैदल चलकर कश्मीर पहुंचे। केरला से कश्मीर उनके पास कोई पुष्पक विमान नहीं था, सो ही लिटरली वॉक्ड। उन्होंने हिमालय की गोद में बैठकर सालों रिसर्च किया, क्योंकि फिलॉसफी पे वो जो रिसर्च कर रहे थे वो उसी जन्नत में संभव थी, यानी कश्मीर में। जैसे हमारे यहां से बेस्ट साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाते हैं, ठीक उसी तरीके से भारत के कोने कोने से बेस्ट ऑफ द माइंड्स कश्मीर पहुंचे और अपने अपने स्पेशलाइजेशंस के पंडित बन गए। पंडित लाइक पीएचडी। मैंने देखा अभिनव गुप्ता और उत्पल देव फिलोसफी पर रिसर्च कर रहे हैं, लोकाक्षी एस्ट्रोनॉमी पर, ही वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर इन द वर्ल्ड। चरक और वाघभट्ट आयुर्वेद पर, शुश्रुत मेडिकल साइंस, पनीनी ग्रामर, वटेश्वर ट्रिग्नोमेट्री, सूया हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, विष्णु शर्मा मॉरल साइंस, पंचतंत्र उन्होंने ही लिखा। मैंने देखा राजा ललितादित्य के शौर्य और पराक्रम को, मैंने सुना लालेश्वरी के वाक को। ये जो कुछ भी हम फिल्में, टीवी, वेब सीरीज, ये जो कुछ भी हम नेटफ्लिक्स पे देखते हैं ड्रामा, इस ड्रामा की साइंस यानी नाट्य शास्त्र, जिसे पांचवा वेद भी कहा गया है, उसे भरत मुनि ने कश्मीर में ही लिखा। मैंने देखा धीरे धीरे हजारों लाखों पंडितों ने इस कश्मीर को असली जन्नत बना दिया। कश्मीर बिकम द सील ऑफ क्वालिटी। इसीलिए ग्रीक्स ने कहा है कश्मीर वॉज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। कश्मीर फर्स्ट मिलेनियम की सिलिकॉन वैली थी। एंड यू नो व्हाट? बिंगो! ये झूठ है और मुझे भी यही लगता है, क्योंकि हमें तो किसी स्कूल, कॉलेज या किसी भी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री बुक में ये सब कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। क्यों मैम? ये झूठ है ना, तभी तो नहीं पढ़ाया गया होगा। लेकिन अगर ये झूठ है तो फिर बुद्धिस्ट कश्मीर क्यों है? नागसेन और रविगुप्त क्यों आए? वो इसलिए आए क्योंकि कश्मीर वॉज द सेंटर ऑफ नॉलेज। और ये इन्फो वॉर, नॉलेज का वॉर आज का नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। अगर ये झूठ होता तो 1300s में इस्लामिक टायरेंट्स कभी भी कश्मीर में इन्वेड नहीं करते। उन्होंने इसीलिए इन्वेड किया क्योंकि उन्हें पता था कश्मीर वॉज द वर्ल्ड सेंटर ऑफ नॉलेज, और जिसका नॉलेज पे कब्जा वो पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, आप जमीन पे कब्जा कर सकते हो, लेकिन ऐसे इवॉल्व पंडितों की, आई मीन स्कॉलर्स की फ्री माइंड पे कैसे कब्जा करोगे? और तब शुरू हुआ एक नया सिलसिला। तलवारों और बंदूकों के जोर पर इन पंडितों को कन्वर्ट करने के लिए भेजे गए इन टायरेंट्स के सोल्जर्स, जो उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट करने लगे, और जो नहीं मानता था उन्हें पैरों तले रौंद दिया जाता था। और ये वो थे जो खुद प्रोसिक्यूट होकर कश्मीर पहुंचे थे और कश्मीरियों ने इन्हें पनाह दी थी। और ये रबिश नहीं है, बल्कि एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है शमशुद्दीन मोहम्मद एराकी की बायोग्राफी तोहफतुल इबाद में। जानते हो एराकी कौन था? हाँ? एनीवन? नो? इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और एराकी के बारे में नहीं पता? कैसे पता होगा? किसी ने पढ़ाया ही नहीं। आप लोग हिटलर के बारे में जरूर जानते होंगे, और एराकी हिटलर से कई हजार गुना ज्यादा खूंखार एक इस्लामिक टायरेंट था, जिसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ काफिरों के मंदिरों और बूतों को नष्ट करना, उनके ट्रेडिशंस, उनके रिचुअल्स को निस्तेनाबूद कर देना, पंडितों की इनोवेशंस को खत्म कर देना। और मुझसे किसी ने बोला है, कम ऑन डूड, नाजीज तो हर रोज 1000 जूस को मारते थे, तो हमने तो नहीं सुना कि कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ हो। तो अब सुनो, एराकी और उसके पीर मूसा रैना के कहने पर हर रोज 1500 से लेकर 2000 काफिरों को पकड़कर लाया जाता, उनके जनेऊ काटे जाते, उनसे कलमा पढ़वाया जाता, उनका खतना यानी सर्कमसिशन कराया जाता, और उनके मुंह में जबरदस्ती बीफ डाला जाता। और ये काम कर रहे थे उनके सैनिक, जिन्हें आज हम सूफी और दरवेज के नाम से जानते हैं।
हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप्स का इस्तेमाल किया और इराकी ने कहरान और जबरान का। मीन्स फोर्स एंड कंपल्शन। और जानते हो इसे डिस्क्राइब किसने किया? खुद इराकी के बेटे ने। And if you want the original manuscript, it is available in the Research and Publication Department of Jammu and Kashmir State under the accession number 551. Must read. कश्मीर का सच इतना सच है कि हमें झूठ ही लगता है। तो फिर इस इंडिपेंडेंट इंडिया में, इस डेमोक्रेटिक इंडिया में, इस सेक्युलर इंडिया में एक बार फिर उन्हें तलवारों और बंदूकों के जोर पर मार काट कर निकाल दिया गया। रलिव गलिव चलिव, रलिव गलिव चलिव। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? रलिव मतलब कन्वर्ट, चलिव मतलब रन, गलिव मतलब डाई। अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। यह उनका 7वां एक्सोडस था। और अब कोई मामूली एक्सोडस नहीं था, यह था जेनोसाइड। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन लोगों का एक बार फिर से जेनोसाइड हुआ, जो ना इराकी ने किया, ना ही टेररिस्ट ने और ना ही स्टेट ने। जो किया वो हमने और आपने, जब हमने उन्हें अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया। और यह था रियल जेनोसाइड। जो हमने पढ़ा नहीं वो हिस्ट्री नहीं, जो हमने देखा नहीं वो हुआ नहीं। तो कश्मीर में जेनोसाइड हुआ ही नहीं। और कोई सच बोले तो ज्ञान मत पेलो। अरे जिस नॉलेज के लिए कश्मीर क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहलाता था, उसे हमने कभी नेशनल हेरिटेज की तरह समझा ही नहीं। और आज ये भारत का नॉलेज सेंटर एक्सटिंक्ट होता जा रहा है और हमें उसकी परवाह ही नहीं। से शेम शेम शेम। हमने मरने वालों को क्यों बांट दिया? क्यों मरने वाले सिर्फ कश्मीरी थे, ना कि भारतीय? 1990 में सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं को नहीं मारा गया, बाकी तमाम मॉडरेट मुसलमानों को भी मार दिया गया। यही नहीं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, डोगरा, गुर्जर, दलित, जिसने भी टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाई उन सबको मार दिया गया। यहां तक कि अरे यार, कश्मीर की सोल तक को मार दिया गया। थिएटर, आर्ट्स, म्यूजिक, लिटरेचर सब बंद कर दिए गए। 1996 में सिनेमा हॉल खुला तो वहां पे गोलियां चला दी गई, पीपल डाई। कितने मंदिरों को तोड़ा गया, उन्हें आग लगाई गई। क्या वो सिर्फ मंदिर थे? क्या वो सिर्फ भूतों का घर थे? क्या वो भारत का फाइनेस्ट आर्किटेक्चर नहीं थे? क्या वो भारत के महान इतिहास का प्रतीक नहीं थे? क्या वो भारत का स्पिरिचुअल सेंटर नहीं थे? इन्हीं आर्किटेक्चर, इन्हीं हेरिटेज सेंटर, इन्हीं स्पिरिचुअल सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर देना, क्या ये कल्चरल जेनोसाइड नहीं है? बिट्टा ने ओपनली टीवी इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि उसने 20 मासूम लोगों को मार डाला। अरे जिसने दिन दहाड़े एयरफोर्स ऑफिसर्स को मार डाला, उसे इंडिया के टॉप मोस्ट ऑफिस में इनवाइट किया जाता है। क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव जेनोसाइड नहीं है? ये फंक्शन खत्म होने के बाद आप लोग कहां जाएंगे? अपने घर। और हमें अपने घर जाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस उनके घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? मैं तो एक स्टूडेंट हूं, सो कॉल्ड भारत का यूथ। मैं दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हां इतना जरूर जानता हूं कि जिस राष्ट्र में राइट टू जस्टिस नहीं, वो राष्ट्र कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता।